गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगी सब कुछ खुद ही चुटकियों में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद उसके पीछे की न्यूज भी जानेंगे कि क्या है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, which decision did the RBI Monetary Policy Committee take in its August 2026 meeting regarding the repo rate? बताओ, इसके बारे में बता चुकी हूँ मैं तुम लोगों को पहले, और इसका आंसर क्या होगा? एंड इसका आंसर है kept it unchanged at 5.25%. The decision is taken unanimously by the MPC. The meeting was led by RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। ये याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, ये आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, दिस वाज द फोर्थ कंसेक्यूटिव पॉलिसी रिव्यू विथ नो चार्ज इन द रेपो रेट। ओके, मैं तुम्हें समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि रेपो रेट क्या होता है। बार बार बताती हूँ, कॉपी लेके बैठा करो, जैसे कि जो भी चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही उसको लिख लो, समझे। देखो, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। ठीक है, कुछ समय के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए जो बोरोइंग होती है वो महंगी हो सकती है, और इवेंचुअली लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ सकती है। ठीक है, अब अगस्त 2026 में आरबीआई की एमएनसी मीटिंग 3 से 5 अगस्त को हुई। ठीक है, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि रेपो रेट को 5.2% पर ही अनचेंज रखा जाएगा। ठीक है, मतलब भाई ने बोला कि अभी रेट को छिड़ा नहीं जा सकता, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं क्या सीन है। ठीक है, तो ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम एंड ANSFS with what total financial outlay for FY27 to FY31? And the answer is 36,441 crore. The Union Cabinet approved the expanded Kelo combined financial outlay. The approval was given by the Union Cabinet Chairman by Prime Minister Narendra Modi. देखो, यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम प्लस ANSFS के लिए FY27 से FY31 के कितना पैसा अप्रूव किया, ये पूछा जा रहा था आपसे। तो कितना पैसा अप्रूव किया? 36,441 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसका सिंपल गोल है कि इंडिया में स्पोर्ट्स को जो भी ग्रास रूट्स हैं उन लेवल से स्ट्रॉन्ग किया जाए। मतलब जो भी छोटे छोटे शहरों से, छोटे मोटे शहरों से जो भी लोग हैं जो टैलेंटेड हैं उनको बाहर निकाला जाए। ठीक है, उनको पूरी सुविधा सुख सुविधाएं दी जाए जिससे हमारे इंडिया का नाम रोशन हो। ठीक है, इसी डायरेक्शन यूनियन कैबिनेट ने एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम का अप्रूवल दिया। ठीक है, साथ ही ANSFS असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, दोनों के लिए टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना रखा गया है? 36,441 करोड़। हाँ हाँ, मैं बार बार बोलूंगी, याद हो जाएगा तुम्हें इससे। ठीक है, अब स्कीम में सिर्फ एग्जिस्टिंग जो भी स्पोर्ट ट्रेनिंग है उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स और खेलो इंडिया उत्कृष्टता विद्यालय जो है जैसे कॉम्पोनेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट आइडेंटिफाई और ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, और टैलेंट को जो अर्ली स्टेज होता है हमारा उस पर ही बच्चों को देखा जाएगा कि ये बच्चा टैलेंटेड है भाई, इसको पकड़ो और उसको चैंपियन बनाओ। ठीक है, ये सीन है, मतलब हमारे अब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके आंखों के सामने है। विच कंट्री अप्रूव्ड अ क्लिनिकल ट्रायल फॉर मॉडर्न mRNA इलोबा वैक्सीन टारगेटिंग द बंदी बुग्यो स्ट्रेन इन अगस्त 2026? एंड द आंसर इज, जिन लोगों ने भी कनाडा आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, clapping for you. Has Canada approved Moderna to launch a clinical trial for mRNA? The vaccine targets strain to Ebola virus, approved by and was announced in August. The vaccine uses कितना mRNA technology. Okay. देखो, इबोला एक डेंजरस वायरल डिसीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, अब इसका आउटब्रेक होने पर सीरियस हेल्थ क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, ये चीज है। ठीक, अगस्त 2026 में हेल्थ कनाडा ने मॉडर्ना को एक mRNA बेस्ड इबोला वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूव किया है। ठीक है, ये वैक्सीन स्पेशली बुंडी बुग्यो स्ट्रेन ऑफ एबोला वायरस को टारगेट करती है। ठीक है, ये अजीब सा नाम है, लेकिन इस वायरस को वो टारगेट करती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? mRNA टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है, ये क्या करती है? सिंपल लैंग्वेज में जो mRNA टेक्नोलॉजी है वो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देने की अप्रोच यूज करती है ताकि जो इम्यून सिस्टम है टारगेट पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स डेवलप कर सके। ठीक है, तो न्यूज का मेन पॉइंट क्या है? कनाडा ने, भाई जो मैंने तुमको बताया,
मॉडर्ना नाम का एक वैक्सीन वो किया है, mRNA इबोला वैक्सीन डेवलप करी है, जिसका जो कौन सी उसको वायरस को वो करती है, पकड़ती है, बुंडी बुग्यो स्ट्रेन को, ठीक है। ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इबोला जैसे वायरल हेमोरैगिक जो फीवर होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीन रिसर्च को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। Question number 4, which three countries signed the Mecca Joint Defense Agreement in August, declaring that an attack on one will constitute an attack on all? And the answer is Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. इसके बारे में देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या सीन है। देखो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, इसको अच्छी तरीके से समझो। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। पाकिस्तान पे ज्यादा कमेंट नहीं करना, किसी भी कंट्री पे कमेंट नहीं करना। उसने अगस्त 2026 में मेका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। अब एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो एक कंट्री है उस पर अटैक किया जाएगा, मतलब एक कंट्री है उस पर अटैक किया जाएगा, तीनों कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। अगर कोई भी एक कंट्री पर अटैक कर रहा है तो हम मानेंगे कि तीनों कंट्रीज पर अटैक किया है, इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट है। यानी अगर एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एक मेंबर कंट्री को मिलिट्री अटैक फेस करना पड़ता है तो बाकी जो कंट्रीज हैं उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व माने जाएंगे। इसलिए जो एग्रीमेंट है वो कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट जैसा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। रिसेंट रिपोर्टिंग में भी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और जो टर्की है उसके नए डिफेंस पैक्ट जो है वो हाईलाइट किए गए हैं, ठीक। ये देखो लास्ट लाइन में लिखा है, यू कैन रीड इट। Question number 5, what is the name of the scheme approved by the Union Cabinet outlay 84,084 crore to offshore oil gas exploration? And the answer is, इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए, नहीं पता तो तुमको पिट्टी पिट्टी कर दूंगी मैं। समुद्र मंथन स्कीम, ठीक है। द स्कीम हैज एन आउटले ऑफ, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे चल रहा है नहीं, कुचू पुचू पिट्टी पिट्टी, ओ माय गॉड, बड़ा अच्छा लगता है काफी जो ये, पर सच में यार एआई का यूज देखिए कि क्या किया जा रहा है। ए आलू तू मेरे को चेहरे पे लगाएगा तो क्या है ये, बस सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है नहीं। अच्छा, समुद्र मंथन स्कीम के बारे में तुम लोगों ने पक्का पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है तुमको तो याद रखो, ठीक है। नाम समुद्र मंथन सुन के ऑब्वियसली समुद्र की जो भी चीजें हैं उनके ऊपर याद आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात हो रही है, मतलब समुद्र के अंदर जो भी नीचे अवेलेबल ऑयल और गैस के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने समुद्र मंथन स्कीम को अप्रूव किया है, जिसका ह्यूज फाइनेंशियल आउटले कितना रखा है, 84,084 करोड़, याद रखना, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है उनको और ज्यादा बूस्ट किया जाए, ठीक है। अगर इंडिया अपने डोमेस्टिक सोर्सेज से ज्यादा ऑयल और गैस प्रोड्यूस करेगा तो जो इंपोर्ट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी कम होगी। इंडिया डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, इस चक्कर में ये काम हो रहा है, ठीक है। Question number 6, Iran and Oman are close to finalizing a framework agreement concerning shipping through which strategic waterway, and the answer is tick 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 tick, Strait of Hormuz. The development reported in early August, the Strait of Hormuz bordered by Iran, Oman, one of the world. ये कितनी बार आई थिंक ये चीज बताई गई है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये ट्रैक, ठीक है, ये रूट। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वर्ल्ड का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक वाटरवे है। ईरान एंड ओमान के बीच कमर्शियल शिपिंग को लेकर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है फाइनलाइज होने की न्यूज आई है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इंपॉर्टेंट क्यों है आप बताएंगे, ठीक है। यानी दुनिया के जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए ये रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में टेंशन होती है तो शिपिंग या फिर रूट किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और हमारे ऑयल और सबके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बहुत दिक्कत आ सकती है। ईरान ओमान दोनों इस स्ट्रैटेजिक वाटरवे के अराउंड डायरेक्टली रिलेवेंट कंट्रीज हैं, याद रखना। A trilateral summit expected to announce a joint defense agreement among Turkey, Saudi Arabia, Pakistan was held in which city? Which city? अभी मैंने आपको इस बारे में बताया, तो सिटी बताइए। And the answer is Mecca. आपने सही आंसर दिया। The summit involved Turkey और a joint defense agreement, अभी मैंने इसके बारे में बताया तो याद रखो, बस सिटी के बारे में बताई थी, Mecca है। In early August 2026, Prime Minister Narendra Modi announced plans to visit 2 Central Asian countries as part of India's outreach of the region. And the answer is Kyrgyzstan and Uzbekistan. Yes, तुमने सही आंसर दिया है। India is looking to strengthen its role and engagement in Central Asia. India has been deepening cooperation with Central Asian Republic through इंडिया सेंट्रल एशिया कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इसलिए आउटरीच के पार्ट के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान विजिट करने के प्लान अनाउंस किए हैं। जी हाँ,
इंडिया के सेंट्रल एशिया रिलेशंस में मल्टीपल एरियाज जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या, ट्रेड, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, ये सारे, ठीक है। इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये रीजन यूरोप और एशिया के बीच कनेक्टिविटी को के जो पर्सपेक्टिव है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए। 9 क्वेश्चन पे आ गया। द 19th राउंड ऑफ इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टिंग हैंड 6 August in New Delhi, which strategic partnership framework? And the answer is comprehensive strategic partnership reviewed progress under the India Singapore. The framework is known as a roadmap for India's. Okay, I got it. 6 अगस्त 2026 को न्यू दिल्ली में इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट्स का 19th राउंड हुआ। ओके, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन को का अगर हम सिंपल मतलब समझे तो ये मतलब है कि दोनों कंट्रीज के सीनियर ऑफिसर्स बैठकर डिस्कस करते हैं कि रिलेशंस में क्या प्रोग्रेस हुई है और फ्यूचर में हमें क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। इस मीटिंग में इंडिया सिंगापुर के कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर कॉपरेशन रिव्यू हुआ है। इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस में ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी, डिफेंस डिजिटलाइजेशन, एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट एरियाज में बात हुई है। ये पार्टनरशिप सितंबर 2024 में पीएम मोदी की सिंगापुर विजिट के दौरान इवैल्यूएट हुई थी। ओके, आंसर तो है ही नहीं इसमें तो ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए, आने वाले स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो जाओ और जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करो। कितनी बार बोला है मैंने तुमको, मैम इसका लिंक कहाँ मिले? मैम इसका लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। ओके, जाइए और जाकर देखिए, ठीक है। पहले से ही बहुत हजार बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं और उन सारी चीजों का लुत्फ उठा रहे हैं, तो आप भी जाइए और उसको ऐड कर लीजिए। ओके, Question number 10. At what level did the RBI policy committee keep the repo rate unchanged its August? Okay, and the answer is 5.25. अभी मैंने बार बार बताया तो मैं नहीं बता रही अब बार बार। The प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना approved by the Union Cabinet promote which type power project? And the answer is फ्लोटिंग सोलर पावर। फ्लोटिंग सोलर पावर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है। इसका टारगेट है 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी को अलॉन्ग विद 10,000 मेगावाट co-located energy storage project are to be sanctioned from इतना तो इतना। The scheme aims to promote floating solar panels लगाने की बात हो रही है, जिसमें लैंड की जो है कमी वो नहीं पड़ेगी और बहुत सारी दिक्कतें जो है वो भी कम हो जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग अब पानी के थ्रू बना सकेंगे। नॉर्मली सोलर पैनल्स जो है जमीन या फिर बिल्डिंग के ऊपर लगते हैं, लेकिन ये फ्लोटिंग है, इसलिए सोलर जो भी बॉडीज है वो वाटर बॉडीज या फिर सरफेस पर फ्लोट करेंगी, ठीक है। इस स्कीम के लिए 5070 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले रखा गया है। टारगेट मैंने आपको बताया 5000 एफडब्ल्यू फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी और इसके साथ साथ 10,000 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज का भी टारगेट रखा गया है। अब गवर्नमेंट का आइडिया है जो वाटर बॉडीज अवेलेबल है उनको सरफेस पे यूज ना करके बल्कि उस पे यूज करके वाटर की फ्लोटिंग पे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। द यूनियन कैबिनेट समुद्र मंथन स्कीम अप्रूव्ड आउटले इतना इज एम टू बूस्टिंग विच सेक्टर? किस सेक्टर के बारे में बात हो रही है? आपको पता है, मुझे पता है, ऑफ शोर ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात हो रही है। यस, अब जिसको इस बारे में नहीं पता है, मैंने पहले अभी जस्ट बताया इसी क्वेश्चन में, तो वही एकदम सेम है। गगनयान which recently achieved important human rating milestone is India's first mission for what purpose? And the answer is human space flight. गगनयान जो है स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इसरो अनाउंस्ड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन माइलस्टोन। देखो जो गगनयान है, ठीक है, इंडिया का इंडिजिनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इंडिया अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्पेस में भेजने की प्रिपरेशन कर रहा है। एस्ट्रोनॉट्स को गगनयात्री कहा जाता है। मिशन का ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रोनॉट्स को लो ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट में भेजना। अब न्यूज में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको ह्यूमन रेटिंग दी जा रही है। ह्यूमन रेटिंग का मतलब यह है कि रॉकेट और स्पेस कार्ड को इतना सेफली टेस्ट और सर्टिफाई करना कि उसमें ह्यूमन बींग्स जो हैं वो स्पेस तक सेफली कैरी किए जा सके, मतलब आराम से जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए गगनयान जो है सिर्फ एक नॉर्मल सैटेलाइट मिशन नहीं है, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। IIT गुवाहाटी रिसेंटली डेवलप्ड लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस नेम्ड EI रैपिड डिटेक्शन एंड द आंसर इज टॉक्सिकेंट्स एंड हेवी मेटल्स इन वाटर। IIT गुवाहाटी ने किस चीज के बारे में बात करी है, बताइए। बताओ। लो कॉस्ट पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस डेवलप किया है जिसका नेम क्या है? EI।
ये डिवाइस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो वाटर है, वाटर बताइए, जो वाटर है, जो बायोलॉजिकल सैंपल्स है उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस और हार्मफुल हेवी मेटल्स को रैपिडली डिटेक्ट कर देना एकदम फटाफट, ठीक है। सबसे यूजफुल बात यह है कि ट्रेडिशनल लार्ज लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा, ये पोर्टेबल है। यहाँ अगर किसी वजह से जो वाटर है उसमें डाउट आता है तो पोर्टेबल टेक्नोलॉजी के थ्रू टेस्टिंग ईजी बनाई जा सकती है। Question number 15, Karnataka new launch composite crop, which technology collection agriculture mapping? And the answer is artificial intelligence. Okay guys, so आप इसको समझिए, कर्नाटक ने 6 अगस्त 2026 को कंपोजिट डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्यूरेट डिजिटल डेटा कलेक्ट करना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कौन है, मैं आलू हो रे, वही एआई है, ठीक है। एआई का यूज क्रॉप डेटा कलेक्शन और एग्रीकल्चर मैपिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। एक्यूरेट क्रॉप डेटा गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैम बताइए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्रॉप जो डेटा है उससे क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी प्लानिंग, नेचुरल डिजास्टर के बाद जो रिलीफ है, असेसमेंट जैसे डिसीजन जो है वो बेटर लिए जा सकते हैं। अगर एक्यूरेट डेटा होगा तो ये सारे डिसीजन अच्छी तरीके से लिए जा सकेंगे। ओके, Question number 16, India defeated which country to both men's women's commonwealth? Okay, and the answer is Malaysia. इंडिया ने कितने कितने उस पे हराया है? मलेशिया के बारे में बात हो रही है, तो वुमेन जो मेंस टीम है उनको उसने कितने 3-2 रन से फाइनल में हराया है, और वुमेन टीम को 3-0 फाइनल में हराया है, ठीक है। बोथ इंडियन टीम्स रिमेन अनबीटन थ्रू द टूर्नामेंट, मतलब उनको कोई भी हरा नहीं पाया, अनबीटन टीम रही है ये, ठीक है। इंडिया ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2026 में डबल चुनौती का सामना किया है, मतलब डबल टाइटल जीता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जैसे कि इंडिया ने मलेशिया, मतलब मेल टीम ने 3-2 से डिफीट किया है, और जो वुमेन है उसने 3-0 से डिफीट किया है, यानी मेंस भी चैंपियन है और वुमेन्स भी चैंपियन है। ओके, क्लॉक इट हो गया, यही हो गया। Question number 17, Lovepreet Singh won silver medal in the men's 110 kg weightlifting Commonwealth game record. Which lift बताइए? Question snatch. Okay. He set Commonwealth game record 176 kg snatch. Okay. इंडिया के जो वेट लिफ्टर है, मतलब लवप्रीत सिंह, उन्होंने मेंस 110 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 176 kg स्नैच लिफ्ट किया, और इससे 176 स्नैच के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम तोड़ दिया रिकॉर्ड, ठीक है। स्नैच 176, क्लीन एंड जर्क 212, टोटल मिला के 388। इसलिए जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट थे न्यूजीलैंड के डेविड लिटी, उन्होंने 389 केजी उठाया था, ठीक है। मतलब गोल्ड और सिल्वर के बीच में सिर्फ 1 किलो का डिफरेंस था। सो सैड बट इट्स ओके, जो हुआ है उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। As per Environmental Performance Index, which organization primarily developed index? Okay. Yale Center for Environmental Law and Policy. Okay. Environmental performance के लिए रैंक जो है वो कौन मेजर करता है? यही एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है कंट्रीज की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है उनकी रैंक को मेजर करता है, ठीक है। 177 कंट्रीज को रैंक किया गया है 2000 सीपीआई में। तो रैंकिंग के लिए 47 इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका डेवलपमेंट कौन करता है, तो ये सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी डेवलप करता है। 2026 रैंकिंग में इस्टोनिया फर्स्ट नंबर पे और इंडिया 176 आउट ऑफ 177, यानी इंडिया की रैंकिंग जो है वो काफी ज्यादा लो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, recently prepared dedicated conservation action plan CAP for which species despite scheduled 1 Wildlife Protection Act 1972, and the answer is clouded leopard। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या मतलब है इसका। इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो कंजर्वेशन है उसके लिए डिफरेंट स्पीसीज को डेडिकेटेड प्लान्स किए जाते हैं, ठीक है। और 2026 में इंडिया ने क्लाउडेड लियोपार्ड के लिए अपना डेडिकेटेड कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है वो प्रिपेयर किया है। क्लाउडेड लियोपार्ड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड कैट स्पीशीज है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये स्पीशीज 1972 से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई डेडिकेशन डिजर्वेशन प्लान जो था, डिजर्वेशन प्लान बता रही थी, कंजर्वेशन प्लान जो है वो प्रिपेयर नहीं किया गया था, लेकिन अब प्रिपेयर कर दिया गया है, ठीक है, उसको याद रखना। Question number 20, as per data recently tabled in Parliament Ministry Environment, Forest, Climate Change, which financial year highest forest land acquisition non-forest last 12 years
क्या होगा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2024 मतलब 14 से 26 के 12 ईयर पीरियड में नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, एंड आंसर इज 25 to 26 में हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन से रिलेटेड जो है वो डेटा प्रेजेंट किया है। 2014 से 26 के बीच टोटल 2,15,943 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट करने की अप्रूवल दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है 2025 से 26, सिर्फ 2025 से 26 में ही 26,858 हेक्टेयर फॉरेस्ट डाइवर्ट हुए हैं। ठीक है, नॉन फॉरेस्ट यूज का मतलब क्या है, फॉरेस्ट लैंड को किसी ऐसे पर्पज के लिए यूज करना जो फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल अप्रूवल्स। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन में हाईएस्ट ईयर पूछा गया है तो आंसर सीधा क्या होगा, 2025 से 26। ओके, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ तुम लोग को पता होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग के जब क्वेश्चन वो आता है पेपर, ठीक है, तो पेपर के पहले तुम लोगों को एक जगह पीडीएफ चाहिए जिसमें सारा पिछला जो भी करंट अफेयर्स था वो तुम्हें मिल जाए। तो वो आपको यहाँ मिल रहा है करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पे, वहां जाओ बिना लॉग इन लॉग आउट किए, कुछ साइन अप लॉग इन नहीं करना है तुम्हें, आराम से जाओ और उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो पूरी वेबसाइट को। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स 360 डालोगे सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, जाके उसे एक्सप्लोर करो। ई बुक्स के सेशन में जाते ही तुम्हें करंट अफेयर्स 360 का ये मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा, जो कि सिर्फ 9 रुपए में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, पूरा का पूरा पीडीएफ तुम्हें 9 रुपए में मिल जाएगा। ठीक, और सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी 25 रुपए में वहाँ पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से मैम, तो सारे सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी एशियंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग, तो जाओ और उसको देखो, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है तो मिस मत करना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।